भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ही ये कहता है कि राज्यों का संघ भारत, दैट इज भारत अर्थात इंडिया, दैट इज इंडिया अर्थात भारत। भारत के दो ही नाम हैं, या तो इंडिया है या फिर वो भारत है। हिंदुस्तान कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हिंदुस्तान का मतलब ये होता है एक ऐसा विशेष स्थान जहां पे सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार प्राप्त हो। हमारा संविधान इस बात को सीधा अवैध घोषित करता है और उसे निरस्त भी करता है। ईवीएम के द्वारा हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश करने का काम किया जा रहा है। हमारे भारत के संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे और संशोधन होते होते आज 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। उस समय 22 भाग हुआ करते थे, संशोधन होते होते अब 25 भाग हैं। हमें हमारे भावी संविधान की गरिमा को समझना होगा। बाबा साहब द्वारा प्रदान की गई हमको यही वो महान विरासत मिली है जिसके द्वारा बाबा साहब की हमें उपस्थिति का आभास होता रहता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब तक संविधान है तब तक मैं जिंदा हूं। तो साथियों, बाबा साहब द्वारा दी गई यही वो महान विरासत है संविधान के रूप में, जो हमें बाबा साहब की उपस्थिति का आभास तो कराती ही है, साथ ही साथ हमारे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी हमें प्रदान करती है। साथियों, अगर हम संविधान की बात ही कर रहे हैं तो हमें कुछ संविधान की महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ही ये कहता है कि राज्यों का संघ भारत, दैट इज भारत अर्थात इंडिया, दैट इज इंडिया अर्थात भारत। भारत के दो ही नाम हैं, या तो इंडिया है या फिर वो भारत है। हिंदुस्तान कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हिंदुस्तान का मतलब ये होता है एक ऐसा विशेष स्थान जहां पे सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार प्राप्त हो। हमारा संविधान इस बात को सीधा अवैध घोषित करता है और उसे निरस्त भी करता है। पहला अनुच्छेद में ये बात रखी गई है। और अगर हमको बोलने की और विचार रखने की, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में, हम अपनी अभिव्यक्ति को अगर व्यक्त करते हैं तो हमें ऐसी विशेष बात का ध्यान रखना होगा, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि या तो ये भारत है या फिर ये इंडिया है। हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक होने के साथ साथ संवैधानिक देश है और संवैधानिक बात का हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही और संविधान में भाग 3 जो हमें ये कहता है, जो हमको मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक वो हमें बहुत सारे अधिकार व्यवस्थित करता है। और अगर हमारे अधिकारों का हनन अगर के राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार को घेरने के लिए हम अनुच्छेद 226 के तहत राज्य सरकार को घेर सकते हैं उस हाई कोर्ट में जाके। अगर केंद्र सरकार भी अगर हमारे भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करती है अपने किसी भी कानून या अधिनियम पारित करके, तो हम केंद्र सरकार को भी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में घेर सकते हैं। साथियों, जो चौथा भाग है भारत के संविधान का, वो ये कहता है प्रत्येक राज्य की सरकार को वो एक जिम्मेदारी सौंपता है। भारत के संविधान का भाग चौथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये कहता है कि कोई भी राज्य वो सार्वजनिक कल्याणकारी नीतियों को बना के अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक नागरिक का कल्याण करेगी, उनका सामाजिक विकास करेगी। लेकिन जो ठेकेदारी प्रथा है उसका मतलब ये है कि सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी निकाय हैं या सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजी हाथों में सौंप दिया गया है। अगर वो निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं सरकारी संस्थाएं और 50,000 के कर्मचारी को 10,000 का कर्मचारी बनाने का काम किया जा रहा है, तो फिर कैसी ये सार्वजनिक कल्याणकारी नीतियां हैं? तो राज्य सरकारें भारत के संविधान के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का खुद उल्लंघन करती हैं और ये एक भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को वो कानूनी रूप देते हैं और ठेकेदारी के तौर पे इस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार के खजाने में आने वाला जो वित्त है वो निजी हाथों में दे रहे हैं एक कानूनी सांचा बना के, जबकि ये सीधा सीधा घोटाला है। भारत के संविधान का भाग 4
ये राज्य सरकार इसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रही हैं। साथियों, भारत के संविधान में ही हमें आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। जो जितनी भी सरकार के अंतर्गत आने वाली या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले निकाय हैं, वो निजी हाथों में इसलिए सौंपे जा रहे हैं। उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ये है कि आरक्षण की व्यवस्था सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी निकायों द्वारा लागू की जाएगी, उसे अपनाना पड़ेगा। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(4) हमें आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमको शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से, जिसके द्वारा हमें रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से। जो लोग रोजगार में लगातार क्रियान्वयन रहेंगे तो उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाएगा विशेष रूप से। अगर वो सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं निजी हाथों में सौंपी जाएंगी तो फिर आरक्षण का तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा सरकारें करती हैं, हम उन्हें अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घेरने का काम कर सकते हैं। साथियों, भारत का संविधान भाग 15 अनुच्छेद 326 के तहत हमें मतदान का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपसी साझेदारी के साथ उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि उन्होंने ईवीएम जैसा एक फॉर्मूला सामने रख दिया है। ईवीएम के द्वारा हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश करने का काम किया जा रहा है। हमारी संख्या 85% है, और 85% अगर है तो जीतेंगे तो सीधा हम, व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, सरकार में हमारे लोग होने चाहिए। लेकिन ईवीएम जैसा एक वो अपने लिए ऐसा परमाणु बम लिया है, हम इन्हें नहीं समझ पा रहे। और हमें ईवीएम के द्वारा जब मतदान होता है और मतदान के जो परिणाम सामने आते हैं वो इतने चिंताजनक हैं कि देश के हर बहुजन समाज के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति को उसकी चिंता होनी चाहिए। और हमारा सबसे पहला ये प्रयास होना चाहिए, हम प्रत्येक प्रकार के आपसी मतभेदों को भूल के ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन निर्माण करें और इसे तब तक स्थापित रखें पूरी ताकत संगठन शक्ति के साथ, जब तक ईवीएम को सच में वापस न किया जाए। साथियों, तब हम भारत के संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 वाली व्यवस्था निर्माण कर सकते हैं। फिर राज हमारा हर हाल में हमारा होगा, हम शासक रूप में स्थापित हो सकते हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें शासक नहीं, शासकपंथी जमात बनना है। बाबा साहब का ये वाक्य तभी सफल हो पाएगा जब हम ईवीएम का नाश करने के लिए, ईवीएम को खारिज करने के लिए, ईवीएम को असंवैधानिक करवाने के लिए, अवैध साबित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाएं और इसको निरस्त नाबूद करने का हम कोर्ट से आह्वान करवाएं कानूनी रूप से। इसके लिए हमें जन आंदोलन सबसे पहले निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये हमको मतदान देने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश करती है ईवीएम, और हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। साथियों, जो महिला वर्ग है, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बड़े बड़े काम किए। हिंदू कोड बिल, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल निर्माण किया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे संविधान लागू करने से ज़्यादा खुशी हिंदू कोड बिल को लागू करवाने में होगी, क्योंकि किसी भी देश के विकास को उस देश में रहने वाली महिलाओं की सामाजिक स्थिति से मापा जा सकता है। अगर हमारे देश की महिलाओं का घूंघट प्रथा के तौर पे, ठीक है, और पतिव्रता के तौर पे, सती प्रथा के तौर पे, बाल विवाह प्रथा के तौर पे अगर उनका शोषण अत्याचार लगातार धार्मिक परंपरा और मान्यता के आधार पर लगातार जारी है, तो फिर हम कैसे सामाजिक व्यवस्था में उनके विकास का निर्माण कर रहे हैं। अगर ऐसा हम विकास निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे देश ने कोई विकास नहीं किया है। हमारे कुछ साथी उपस्थित हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। साथियों, बाबा साहब भी जिन्हें अपना महापुरुष कहते थे, उनका जन्म दिवस आया था 11 अप्रैल में। महामना ज्योतिबा फुले साहब, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब ने भी हिंदू कोड बिल पारित करवाया था। तो कोई भी बाबा साहब को विशेष माने या ना माने, या ज्योतिबा फुले साहब को, लेकिन महिलाओं को सर्वप्रथम उनको विशेष रूप से मानना चाहिए। साथियों, एक लाइन और जरूर बोलूँगा। भारत के संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं तो संवैधानिक प्रावधानों का हमें जानकारी होनी चाहिए, और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 जैसे भी प्रावधान हैं। और सिर्फ संविधान ही नहीं है, बाबा साहब ने बड़े बड़े काम किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित बाबा साहब ने करवाया। 14 घंटे की ड्यूटी को बाबा साहब ने 8 घंटे की करवाया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो
जनरल काउंसिल के जब वो थे लेबर मिनिस्टर, तब उन्होंने 2 नवंबर 1942 को एक बिल पारित करवा के 14 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की करवाया। साथियों, बाबा साहब ने सिर्फ संविधान के द्वारा ये हमें अधिकार नहीं दिए, बाबा साहब ने हमें हर मौके पर अधिकार देने के लगातार काम किए, सोचा, बोला, लिखा और लागू करवाया। तो मैं ऐसे अपने महापुरुष विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्मोत्सव के अवसर पर उन्हें हार्दिक बार बार नमन करता हूं और सभी को इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।